प्रिय छात्रों, आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के टॉपिक भारतीय संसद के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर सुचेता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। हमारे संविधान के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल को संसद की संज्ञा दी गई है और यह संसद द्विसदनात्मक सिद्धांत के आधार पर गठित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 79 में लिखा है, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे। भारत में संसदात्मक लोकतंत्र को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का समन्वय करना सिद्धांततः आवश्यक था। अतः राष्ट्रपति को भी संसद का अभिन्न भाग बनाया गया है। भारतीय संसद की संवैधानिक स्थिति। क्या संसद संप्रभु है? संसद की संप्रभुता का विचार ब्रिटिश संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जैसा कि सर एडवर्ड कॉक का मत है, संसद की शक्ति और अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरि और पूर्ण है कि इसकी कोई सीमाएं नहीं बांधी जा सकती। डी लोम ने तो ब्रिटिश संसद के बारे में यहाँ तक कह डाला है कि संसद सभी कुछ कर सकती है, बस स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। वस्तुतः ब्रिटिश संसद को कानूनी दृष्टि से तो असीमित शक्तियाँ प्राप्त हैं ही, इसे ही संसदीय संप्रभुता कहा गया है। संसद जो कुछ चाहे, जिस किसी भी रूप में चाहे, विधि निर्माण कर सकती है तथा ब्रिटिश संसद जो भी विधि स्वीकृत करेगी वही देश का कानून होगा। भारतीय संसद एक संप्रभु संस्था नहीं। भारतीय संविधान सभा के सामने महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि संसद की स्थिति के संबंध में ब्रिटेन की व्यवस्था को अपनाया जाए या अमेरिका की व्यवस्था को। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है, जिसके अनुसार संसद किसी भी विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है और संसद द्वारा निर्मित कानून को किसी भी सत्ता के सम्मुख चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरी ओर अमेरिका की कांग्रेस एक सर्वोच्च संस्था नहीं है। संघात्मक व्यवस्था तथा लिखित एवं कठोर संविधान के कारण अमेरिकी कांग्रेस की कानून निर्माण की शक्तियां सीमित हैं। इसके अलावा अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है और इस कारण अमेरिका की कांग्रेस ने जिस कानून का निर्माण किया है उसे सर्वोच्च न्यायालय के सामने चुनौती दी जा सकती है। इस व्यवस्था के कारण यह कहा जाता है कि अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, व्यवस्थापिका की नहीं। भारतीय संविधान में ब्रिटेन और अमेरिका की पद्धति के बीच का मार्ग अपनाया गया है। संविधान निर्माता संसद की प्रभुसत्ता के आदर्श से प्रभावित थे और इसे अपनाना चाहते थे, लेकिन इसके साथ ही संघात्मक व्यवस्था, लिखित एवं कठोर संविधान, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था के कारण संसद को सभी विषयों में कानून निर्माण की शक्तियां नहीं दी जा सकती थी और न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था को अपनाना आवश्यक था। अतः भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन को अपनाया गया है, लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था उतनी सीमा तक नहीं की है जितनी सीमा तक यह अमेरिका के संविधान में है। दुर्गादास बसु के शब्दों में, भारतीय संविधान में अद्भुत ढंग से अमेरिका के न्यायालय की सर्वोच्चता के सिद्धांत एवं इंग्लैंड के संसदीय प्रभुसत्ता के सिद्धांत के बीच के मार्ग को अपनाया गया है। डॉक्टर सुभाष कश्यप के अनुसार भारत में सार्वभौमिक प्रभुता केवल जनता में निहित है। संसद के अधिकार संविधान निर्दिष्ट मात्र हैं। नॉर्मन डी पामर ने लिखा है, भारतीय संसद विस्तृत शक्तियों का प्रयोग करती है तथा महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करती है। यद्यपि इसका कार्य भारतीय राज्य क्षेत्र के लिए विधियों का निर्माण करना है, तथापि इस दृष्टि से इसके कार्यों पर अनेक सीमाएं हैं। संघीय प्रणाली तथा संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्तियाँ प्रदान करने से इसकी शक्तियाँ सीमित हो गई हैं। भारतीय संसद की प्रभुसत्ता पर निम्नलिखित सीमाएं हैं। पहली है लिखित और कठोर संविधान, अर्थात संविधान में संशोधन हेतु विशेष प्रक्रिया का निर्धारण। संसद देश के लिखित संविधान की शिशु है। संसद की प्रभुसत्ता संविधान में लिखित प्रावधानों द्वारा सीमित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 245(1) के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि व्यवस्थापन शक्तियों का उपयोग संसद संविधान के अनुसार ही करेगी। ब्रिटिश संविधान के विपरीत भारतीय संविधान एक कठोर संविधान है, जिसके अंतर्गत संवैधानिक कानूनों के निर्माण अर्थात संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई है। संविधान के अनेक प्रावधान ऐसे हैं जिसमें संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक है। कठोर संविधान के कारण संसद के कानून निर्माण की शक्ति सीमित हो गई है।
दूसरा है संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत तथा संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा। भारतीय संविधान संसद की प्रभुसत्ता को प्रदान नहीं करता, वरन यह संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 के केशवानंद बनाम भारतीय संघ क्षेत्र के विवाद तथा 1980 के मिनर्वा मिल्स विवाद में संविधान के मूल ढांचे की धारणा का प्रतिपादन किया है। इस धारणा का आशय यह है कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भाग को संशोधित, परिवर्तित या सीमित कर सकती है, किंतु संसद को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह संविधान के मूल ढांचे को ही परिवर्तित कर दे या नष्ट कर दे। तीसरा, संघात्मक व्यवस्था। भारत में संघात्मक व्यवस्था होने के कारण राज्य सूची के विषयों पर संसद के कानून बनाने की शक्ति को सीमित किया गया है। प्रोफेसर T.K. टोपे ने लिखा है, भारतीय संसद पर एक संघीय संविधान के अंतर्गत विधायिका है। ब्रिटिश संसद के समान इसकी शक्तियां असीमित नहीं हैं। मूल अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। संसद द्वारा संविधान में निर्धारित प्रक्रिया को अपनाए बिना मूल अधिकारों के विरुद्ध किसी भी कानून का निर्माण नहीं किया जा सकता। इन सबके अतिरिक्त संसद की प्रभुसत्ता पर सबसे बड़ी सीमा न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, जिसके अनुसार संसद द्वारा निर्मित कानून की न्यायपालिका द्वारा जांच की जाती है। यदि सर्वोच्च न्यायालय समझता है कि संसद द्वारा निर्मित किसी कानून से संविधान का उल्लंघन हुआ है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को अवैधानिक घोषित कर देता है। न्यायमूर्ति B.K. मुखर्जी के अनुसार यह निर्णय करना न्यायपालिका का कार्य है कि अमुक कानून वैध है या नहीं। यह सर्वविदित है कि गोपालन बनाम मद्रास राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य तथा अन्य अनेक विवादों में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद द्वारा निर्मित कानूनों को अवैध घोषित किया है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था जिस रूप में की गई है, उसके कारण भारतीय संसद की स्थिति ब्रिटिश संसद और अमेरिकी कांग्रेस के मध्य की है। राजनीतिक परिसीमाएं। राजनीतिक दृष्टि से भी संसद लोकमत के प्रतिकूल विधियों का निर्माण नहीं कर सकती है। उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी समुचित सम्मान करना होता है। संसद पर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का भी नियंत्रण रहता है। प्रधानमंत्री संसद के निम्न सदन का विघटन करवा सकता है। भारत की समस्त राजनीतिक व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है, लेकिन संसद की शक्तियों की सीमाएं हैं। इन शक्तियों की मर्यादाएं हैं और उपर्युक्त मर्यादाओं के कारण भारतीय संसद को ब्रिटिश संसद के समान संप्रभु नहीं कहा जा सकता। भारतीय संसद के कार्य एवं शक्तियाँ। भारतीय संसद संप्रभु नहीं है, किंतु यह विस्तृत शक्तियों का प्रयोग करती है तथा महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करती है। इसकी शक्तियों का उल्लेख निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। पहला है व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ। संसद को संघीय सूची तथा संवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त सभी संघीय क्षेत्रों के लिए संसद की सदैव ही सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। संकट काल के उद्घोषणा के काल में राज्य सूची के विषयों पर भी संसद कानून बना सकती है। जब कभी 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पास करके संसद से किसी भी विषय के बारे में कानून बनाने की प्रार्थना करें, तो संसद कानून बना सकती है। इस प्रकार जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीय हित में संसद से राज्य सूची के किसी विषय विशेष पर कानून बनाने का अनुरोध करे, तो संसद उस पर कानून का निर्माण कर सकती है। दूसरी है वित्तीय शक्तियाँ। संविधान द्वारा संसद की संघीय वित्त पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया है। सभी कर संबंधी प्रस्ताव तथा अनुदानों की मांगें संसद द्वारा स्वीकृत होने पर भी प्रभावी होती हैं, क्योंकि संविधान के अनुसार विधि के प्राधिकार के बिना न तो कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जाएगा। संसद ही प्राक्कलन और लोक लेखा समिति की नियुक्ति करती है तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार कर उचित कार्यवाही करती है। संसद की स्वीकृति के बिना सरकार को राष्ट्रीय वित्त में से खर्च का अधिकार नहीं होगा। तीसरा है कार्यपालिका शक्तियाँ। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, अतः मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल केवल
उसी समय तक सत्तारूढ़ रह सकता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। संसद अनेक तरीके से कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है और संसद के सदस्य अविश्वास के प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव एवं काम रोको प्रस्ताव द्वारा सरकार पर नियंत्रण रखते हैं तथा उसे उत्तरदायी बनाए रखते हैं। संसद के सदस्य मंत्रियों से सरकारी नीतियों के संबंध में प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं तथा सरकार की आलोचना कर सकते हैं। संसद सदस्य बजट को अस्वीकार करके मंत्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव स्वीकृत करके सरकारी विधेयक में संशोधन करके अपना विरोध प्रदर्शित कर सकते हैं। राज्यों से संबंधित शक्तियाँ। संविधान में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि राज्यों की इच्छा के बिना भी वह उनकी सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है। नवीन राज्यों का निर्माण किया जा सकता है और किसी राज्य का अस्तित्व को समाप्त किया जा सकता है। संसद को भारतीय नागरिकता के निर्धारण का भी अधिकार प्राप्त है। संविधान संशोधन से संबंधित शक्तियाँ। भारतीय संविधान में संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान में संशोधन कर सकती है। संविधान में बहुत बड़े भाग में अकेली संसद के दोनों सदनों द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। निर्वाचन संबंधी कार्य। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद को कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियां प्राप्त हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल के अंग हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद सदस्य उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन करते हैं। महाभियोग का अधिकार। संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। इस प्रकार उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाने और इन्हें पदच्युत करने का प्रस्ताव इस प्रकार उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाने और उन्हें पदच्युत करने का प्रस्ताव भी संसद पारित कर सकती है। इस प्रकार संसद की उपर्युक्त शक्तियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारतीय संसद की शक्तियां एवं कार्य विस्तृत हैं। संसद सार्वजनिक विवाद स्थल पर का कार्य करती है। इस दृष्टि से संसद लोकप्रिय भावना के दर्पण और शिक्षक के रूप में कार्य करती है। परंतु ये बात महत्वपूर्ण है कि संसद को लिखित संविधान के अंतर्गत ही अपनी कार्यवाहियां चलानी पड़ती हैं। जब भी संविधान के कारण संसद के कार्य में रुकावट पैदा होती है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह संविधान के मूल ढांचे को बदल दे या उसे नष्ट कर दे।